students, and welcome you all to the Nauka Digital Institute platform expert talk show. आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग. आपका ग्रुप 2 का पेपर आता है सीए इंटर के अंदर, जिसमें अकाउंट्स मेजर जो एडवांस अकाउंटिंग है उससे रिगार्डिंग टॉपिक्स है. सो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उसके कि कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके अंदर कवर क्या होता है, सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, पेपर लिखने की स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ये सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे. डिस्कशन करने के लिए आज मेरे साथ है सीए नैन सिंह राजपूत सर एंड माई सेल्फ प्रोफेसर अनय शाह. आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसके अंदर ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन करें सो दैट इसमें ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं. तो उसके एक एक करके हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं सर. हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो सर. स्टूडेंट्स आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा पेपर 5 एडवांस अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बताइए इस पर हम थोड़ी जानकारी. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो पेपर नंबर 5 का इंपॉर्टेंस ये है कि ग्रुप 2 के अंदर ज्यादातर थ्योरी टॉपिक्स है, थ्योरी चैप्टर्स है और थ्योरी सब्जेक्ट्स है मेनली. जैसे ग्रुप 2 के अंदर एफएमइको आता है, ऑडिटिंग आता है और EIS SM आता है. तो इसमें खाली एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बचता है, दैट इज FM, और इसके अलावा पूरा 100 मार्क का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो बचता है दैट इज एडवांस अकाउंटिंग. सो मोस्टली ग्रुप 1 के अंदर स्टूडेंट्स है ना पास जल्दी हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं, बट ग्रुप 2 के अंदर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं. तो ग्रुप 2 के अंदर आपको एग्रीगेट का इश्यू ना आए, एग्रीगेट में प्रॉब्लम ना आए और पासिंग दोनों ग्रुप बोथ ग्रुप एक साथ क्लियर करना हो, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पेपर नंबर 5 कि जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर इजी वे में और कम मेहनत पे आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कि जिससे आपका एग्रीगेट का इश्यू नहीं आएगा और इजीली आप पेपर ग्रुप 2 जो है उसको क्लियर कर सकते हैं. इसके अंदर बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हो थियोरी सब्जेक्ट्स है, और आप जानते हैं थियोरी सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. सो कंपैरेटिवली कम मेहनत पे ज्यादा मार्क्स खींचना हो, अगर आप अकाउंट्स के अंदर नॉर्मल एवरेज भी मेहनत करते हैं ना, तो अराउंड आप 11th स्टैंडर्ड से अकाउंट्स पढ़ते आए हुए हैं, तो अब अकाउंट्स आपके ऐसा बोल सकते हैं ब्लड में है. तो अकाउंट्स में नॉर्मल भी अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो अराउंड 60-70 स्कोर लाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स 90, 95, 99, 100 तक पहुंच चुके हैं एडवांस अकाउंटिंग के अंदर. तो एडवांस अकाउंटिंग में स्कोर करना इजी है. और अगर आप समझो, अगर आप एडवांस अकाउंटिंग के अंदर 70 भी स्कोर करते हो तो आपका बाकी के सारे सब्जेक्ट्स का जो वेट होगा, मीनिंग आपका जो एग्रीगेट लाने का जो टोटल होगा वो काफी कम हो जाएगा. आपको 4 सब्जेक्ट का मिला के 400 का टोटल होता है, इसमें से 200 आपको पासिंग लाना होता है, 50% पासिंग लाना होता है. और 50% जो पासिंग है 200 मार्क, उसमें से अगर 70 मार्क अगर आप अकाउंट में लेके आते हो तो बाकी 3 सब्जेक्ट का मिला के आपको खाली 130 लाना है, और 130 डिवाइड बाय 3 करो तो अराउंड 45 मार्क्स जितना ही बचता है. ठीक है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपको कम मेहनत पे पास होना है और इसमें थोड़ी एवरेज भी मेहनत कर लोगे तो ग्रुप 2 क्लियर करना बहुत इजी है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ दिस पेपर सेकेंड ग्रुप, पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग. ठीक है, तो आगे एक एक करके हम इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वगैरह एक एक करके सब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन किया, समझाया कि आपने किस तरह से एडवांस अकाउंटिंग जो पेपर 5 है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से उन बच्चों को समझाया और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच सर. अब हम लोग और मैं और स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहेंगे कि ये पेपर नंबर 5 जो एडवांस अकाउंटिंग है, क्या इसके अंदर क्या कोई पार्ट्स है, क्या इसका कोई बाइफिकेशन बता सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर. मैं बताना चाहूंगा कि जो अपना जो पेपर 5 है एडवांस अकाउंटिंग, ये इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. कौन से 3 कैटेगरी? एक सबसे पहले तो है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बोलूं इस पूरे पेपर 5 एडवांस अकाउंटिंग के अंदर 25 से 30 मार्क्स के जो है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पूछे जाते हैं. ठीक है, तो 25 से 30 मार्क्स जो है वेटेज इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का. सेकंड कैटेगरी जो है अपनी लॉन्ग चैप्टर्स है, उसमें 3 चैप्टर्स जनरली कवर होते हैं, जैसे अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, सेकंड CFS एंड थर्ड पार्टनरशिप. ये 3 चैप्टर जो है लॉन्ग है, मतलब आपको इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है. पर मैं बताऊं फ्रेंड, इस चैप्टर का इस सेकंड कैटेगरी में तीनों चैप्टर का वेटेज मिला के अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 मार्क्स के ये 3 चैप्टर में से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं.
और इसके अलावा बाकी जो थर्ड कैटेगरी है फ्रेंड्स, वो मीडियम एंड स्मॉल कैटेगरी की जो क्वेश्चन है, मतलब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो स्मॉल होते हैं और मीडियम साइज के होते हैं, और उनका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 मार्क्स का उसका वेटेज होता है। तो इस तरीके से हम पूरे एडवांस अकाउंटिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चंस दैट इज अमालगमेशन, CFS एंड पार्टनरशिप, एंड थर्ड रिमेनिंग चैप्टर्स दैट इज स्मॉल एंड मीडियम चैप्टर्स। जैसे कौन कौन से चैप्टर इसमें आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज हो गया, बैंकिंग, NBFC, बाईबैक, ठीक है, ये सारे और भी जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर जो है अपने स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी में आते हैं, जिनका वेटेज 30 से 35%। अब मैं बोलूं फ्रेंड्स, इसमें से थियरी जो है कहां से ज्यादा पूछते हैं बच्चों को, ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है कि सर थियरी कहां से प्रिपेयर करें। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें जो थियरी वाला जो पेपर होता है ना, इसमें पहली बात तो अकाउंट्स के अंदर प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, थियरी कम होती है। थियरी जो होती है वो किसमें होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो वाली कैटेगरी जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको थियरी बहुत सारी मिल जाएगी। दूसरा, बाकी के चैप्टर्स में से बहुत कम थियरी पूछी जाती है, जैसे 2 ही चैप्टर है जिसमें थियरी ज्यादा पूछी जाती है, जो वो है बैंकिंग और NBFC, उसमें से थियरी ज्यादा पूछते हैं। और बाकी के चैप्टर्स में से कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड ही उसकी थियरी होती है, तो उसके लिए आपको अलग से थियरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको थियरी अच्छे से करनी है तो अकाउंटिंग स्टार्ट अच्छे से कर लो, और बैंकिंग और NBFC की थियरी आप अच्छे से पढ़ लो। क्लियर है फ्रेंड्स? Thank you very much, sir, for explaining so nicely. एंड सर, मैं और सारे स्टूडेंट्स आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमको पता है कि जैसे कि जो पेपर 5 है, जो एडवांस अकाउंटिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपने एक्सप्लेन किया था, तो हम ये जानना चाहते हैं अगर इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है और एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, हम चाहते हैं कि भी कम टाइम में, कम मेहनत में इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर किया जा सके, तो किस तरह से इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए सर, बताइए सर। स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ना बहुत सिंपल है वैसे तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर ने जो आपको 3 पार्ट के अंदर बाइफिकेशन बताया कि यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पूरे सब्जेक्ट को 3 पार्ट में सर ने डिवाइड किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर बड़े चैप्टर्स है और बाकी स्मॉल एंड मीडियम चैप्टर्स है। तो आई विल सजेस्ट दैट आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मोरल बूस्टिंग के लिए, जब भी एक बार आपका एक पूरा क्लासरूम के अंदर कोचिंग खत्म हो जाए, उसके बाद आप क्या कीजिए, पहले जब आप घर पे रिवीजन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट विद द स्मॉल चैप्टर्स, सो दैट आपका मोरल बूस्ट हो जाएगा। आपको थोड़े बहुत चैप्टर्स, एक सब्जेक्ट के अंदर 4-5 चैप्टर आपको अच्छे से आने लगेंगे, तो आपका एक मोरल बूस्टिंग हो जाएगा, जिससे बाकी के जो चैप्टर्स है वो कवर करने के लिए आपके अंदर एक एनर्जी बढ़ जाएगी, एक आपका मेंटल स्टेटस आ जाएगा कि भाई हाँ, अब बाकी का इतने 5 चैप्टर मैंने कर लिए, तो बाकी के 5 चैप्टर भी मैं कर सकता हूं, वो एक आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। तो उसके लिए जो छोटे चैप्टर्स सर ने बोला था, यू कैन स्टार्ट विद सिंपल चैप्टर्स, दैट इज बायबैक से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ईसॉप है, बैंकिंग है, NBFC है, लिक्विडेशन है, ये सारे छोटे चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर्स जो है, रिकंस्ट्रक्शन है, ये सारे चैप्टर्स आप लेके स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये सारे चैप्टर ऐसे है कि आप रोज के एक चैप्टर कवर कर सकते हैं। आप जितने मैंने 5-6 नाम बोले, आप 5-6 दिन में सारे चैप्टर, रोज का एक चैप्टर कवर कर सकते हैं, इतने सिंपल चैप्टर्स है। इतना हो जाए, आप समझो एक आध वीक के अंदर आपके ये 5-6 चैप्टर हो जाए, तो आप सोचो अगर आप 15 दिन का टाइम लेके बैठे हो, 20 दिन का टाइम लेके बैठे हो कि अकाउंट्स मेरे को 20 दिन में कंप्लीट करना है, तो एक वीक के अंदर आप ये 5-6 चैप्टर एक ही वीक में कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक वीक में इतना सारा हो गया तो आपका एक जो कॉन्फिडेंस होगा वो एक अलग लेवल पे ही पहुंच जाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिए, तो इसके बाद आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और बाकी के 2-3 जो बड़े चैप्टर्स है वो है। तो मेरे हिसाब से पहले ये छोटे चैप्टर हो जाए, उसके बाद आपने जो पार्टनरशिप 12th से पढ़ते आए हो, वो पार्टनरशिप चैप्टर आपको स्टार्ट करना चाहिए। पार्टनरशिप के अंदर 3-4 सेक्शन आते हैं, ठीक है, तो वो सारे सेक्शन आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, और वो करना आपके लिए इजी होगा क्योंकि आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा है पार्टनरशिप, 12th में भी पढ़ा है पार्टनरशिप, तो आपके लिए वो सिंपल रहेगा। तो बाकी के छोटे चैप्टर एक बार हो जाए तो उसके बाद आपको क्या लेना है, तो उसके बाद पार्टनरशिप ले लीजिए, उसके बाद फिर अमालगमेशन पे जा सकते हैं, एंड एट द लास्ट यू कैन गो फॉर CFS, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये इसकी सीक्वेंस होनी चाहिए, पढ़ने की ये सीक्वेंस होनी चाहिए। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यू कैन एनी टाइम स्टार्ट विद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कोरिलेशन मेनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो आता है वो अमालगमेशन का है, तो ठीक है, तो वो अपने आप वो कवर हो जाता है। बाकी के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें से 4, 5, 7
17, 18 ये सारे सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसको आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं और बाकी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लेटर ऑन स्टेज पे ले सकते हैं। तो ये सीक्वेंस में अगर आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक धीरे धीरे बढ़ता जाएगा एंड एक दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। ओके, वन मोर थिंग, ये जो ग्रुप 2 का पेपर 5 अकाउंटिंग, इसका नाम एक्चुअली आपने देखा बराबर पढ़ा आपने, एडवांस अकाउंटिंग नाम है। एडवांस अकाउंटिंग नाम इसलिए है कि नॉर्मल जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हम करते हैं डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट्स के ऊपर, वो इसमें थोड़ा कम आता है और यहाँ पे फॉर्मेटिंग बेस्ड चैप्टर ज्यादा है। जैसे लिक्विडेशन चैप्टर है तो पूरा फॉर्मेटिंग बेस्ड है। ओके, फिर इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो कंपनीज एक्ट है, फिर और रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर इसमें कवर्ड है। तो ज्यादातर फॉर्मेटिंग चैप्टर्स है और रूल्स के ऊपर बेस्ड चैप्टर्स है, जहां पे ज्यादातर जो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आपके जो है डेबिट क्रेडिट वाले, वो थोड़े कम यूज होते हैं पूरे सब्जेक्ट के अंदर इनफैक्ट, ठीक है। और बाकी ये सारी चीजें ज्यादा है। जैसे बैंकिंग चैप्टर की बात करूं तो बैंकिंग चैप्टर में P&L बैलेंस शीट पूरा एक फॉर्मेटिंग बेस्ड है, वो फॉर्मेट आपको आना चाहिए, उसी सीक्वेंस में आपको लिखना चाहिए तो मार्क्स मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। तो ये पूरा सब्जेक्ट ऐसा है, लिक्विडेशन चैप्टर है तो उसमें पूरा फॉर्मेट फिक्स होता है, तो फॉर्मेट के सीक्वेंस में आपका आंसर होना चाहिए। अगर नहीं लिखते तो मार्क कटेंगे, लिखते तो मिलेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये सब चीजें हैं कि जो आपको है सिंपल, आपने पहले नहीं पढ़ा है बट है सिंपल। अगर इसको आप सिंपली प्रैक्टिस के फॉर्म में अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अराउंड किसी के 80 से नीचे मार्क आए एडवांस अकाउंटिंग के अंदर, दैट इज नॉट पॉसिबल। और इसमें थ्योरी सर ने जैसे बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ही ज्यादातर थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं। पूरा जो चैप्टर में जो थ्योरी का वेटेज होता है, पूरे सब्जेक्ट में जो थ्योरी का वेटेज है वो मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है, बाकी चैप्टर में से थोड़ा बहुत थ्योरी आ जाता है, बराबर। तो ये सारी चीजों को आपको मिक्स करना है। अब प्रैक्टिस आपको जो करनी है, प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, जब आप ये चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो चैप्टर्स जब आप प्रिपेयर करें तो आपको क्या करना है, अपने जैसे आपने कोई चैप्टर स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल लिक्विडेशन, तो लिक्विडेशन के सारे कंसेप्ट वाइज आप एक बार क्लास वर्क, होमवर्क बुक का या ऐसे ही मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आप एक बार गो थ्रू कर लो। हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ नया होगा। आपको क्या करना है, पहले तो हर चैप्टर के अंदर पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कितनी मेथड्स है, हर एक मेथड के कितने क्वेश्चंस है, बुक के अंदर कितनी मेथड्स है हर चैप्टर में हर मेथड के कितने क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन के अंदर क्या क्या अलग कंसेप्ट्स है। अगर मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं लिक्विडेशन का, उसमें कुछ कंसेप्ट आया तो मुझे लगता है कि मेरे को ये कंसेप्ट नया लगा, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं क्वेश्चन का कंसेप्ट नोट डाउन कर लूंगा। क्वेश्चन तो मैंने एक बार कैलकुलेट कर लिया, मुझे आ गया, पूरा कैलकुलेशन हो गया बहुत अच्छे से, बट अब सेकंड टाइम वो क्वेश्चन जब आया तो मुझे फिर से पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं अगर वो कंसेप्ट उसका जो मैंने जब पहली बार सॉल्व कर रहा था तो उसका मैंने कंसेप्ट लिख के रखा हो, उसका लॉजिक, उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैंने लिख के रखा हो, तो फिर से जब सेकंड टाइम रिवीजन करने बैठूं तो मुझे पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं पूरा खाली वो जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट लिखा था मैंने वो अगर मैं पढ़ लूं तो मुझे पूरा क्वेश्चन रीकैप हो जाए। ऐसा अगर कुछ मैंने नोट्स बनाई है तो वो एग्जाम के अगले दिन बहुत यूजफुल होगी और आपके सेकंड टाइम थर्ड टाइम रिवीजन के लिए भी बहुत यूजफुल होगी। तो मेरे हिसाब से अकाउंट्स में ये होना चाहिए कि हर एक चीज के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने चाहिए आपको। हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट उसी के नीचे आप लिख के रखो, सो दैट जो क्वेश्चन आप वो देखो तो वो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको देखने का, और वो देखो पूरा क्वेश्चन याद आ जाए, ऐसा आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। हर चैप्टर के अंदर अगर ये प्रिपरेशन रखेंगे तो मेरे हिसाब से सेकेंड एंड थर्ड रिविजन बहुत फास्ट होगा। एंड एग्जाम के अगले दिन की जो प्रिपरेशन होती है वो 24 घंटे की प्रिपरेशन, उसमें आराम से एडवांस अकाउंट्स का पेपर लेके बैठो तो मेरे हिसाब से जस्ट एक एक चैप्टर को आपको क्वेश्चंस को जस्ट गो थ्रू करना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे, तो भी 4-5 घंटे में पूरा सब्जेक्ट आप एग्जाम के अगले दिन रिवीजन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एग्जाम के अगले दिन आपको जो करनी है, वो एग्जाम के अगले दिन वो 4-5-8 घंटे के अंदर आप कैसे मैनेज करोगे, उसके लिए आपको जितना हो सके वो सारी चीजों को शॉर्ट करना होगा, कंसाइज करना होगा, उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना होगा, जिसको आप एग्जाम के अगले दिन आराम से पढ़ सको। तो ये सारी बातें आपको प्रिपरेशन के लिए ध्यान रखनी पड़ेगी और एक एक करके आगे और पॉइंट्स हम समझेंगे नैनसिंग सर के पास से। सर आपके पास से स्टूडेंट्स अब ये जानना चाहेंगे कि एग्जाम में पेपर राइटिंग कैसे होना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट्स को पेपर में आता है फिर भी मार्क्स कम आते हैं,
तो पेपर राइटिंग प्रेजेंटेशन कभी कभी अच्छा नहीं होने से मार्क्स कट जाते हैं, तो पेपर राइटिंग कैसे होना चाहिए, पेपर में क्या चीजें आपको स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को सर थोड़ा गाइड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हमको जो पेपर 5 है अपना एडवांस अकाउंटिंग, उसकी पेपर स्टाइल पहले हमको एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हमको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना वो कंपलसरी होता है 20 मार्क का, 20 मार्क्स का। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होती है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। तो अब आपको क्या करना है, आईसीआई के जो पहले 15 मिनट आपको मिलती है उसके अंदर आपको पूरा पेपर का पूरा प्लानिंग कर लेना है कि भाई पहले क्वेश्चन कौन सा करेंगे, बाद में कौन सा करेंगे, बाद में, ताकि आपको बाद में एकदम क्लैरिटी रहे और आप पेपर अच्छे से लिख पाए। तो सबसे पहले आपको हर एक क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई कर लेना कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कौन से चैप्टर में से, क्वेश्चन 2 कौन से चैप्टर में से, क्वेश्चन 3 कौन से चैप्टर में से, क्वेश्चन 4 कौन से चैप्टर में से, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन मैं सबसे बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, सबसे अच्छे, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या करना है, रोकड़े मार्क्स कवर करने, केस मार्क्स कवर करने। मतलब अगर हमको पहले 50 मार्क्स के बारे में हमको सोचना है कि पहले 50 मार्क्स ऐसे होने चाहिए जो एकदम अच्छी तरीके से हम लिख पाए, तो पहले आप रैंकिंग दे दीजिए, जिसको आप सबसे अच्छी तरीके से लिख सकते हो उसको आप फर्स्ट रैंक दो, जिसको कम अच्छी तरीके से उसको सेकंड, उसको थर्ड, उस तरह से आपको करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको सबसे पहले ही लिखे, उसको आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि उसको लास्ट में ही लिखो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन 1 आपको कितने अच्छी तरीके से आपको आता है और कितने अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको पूरा प्लानिंग कर लेना है। दूसरी बात, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे पहले आप उसकी लास्ट लाइन पढ़ लो। लास्ट लाइन पढ़ने से क्या होगा फ्रेंड्स, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में दिया क्या, क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर आपको पता चलेगा अच्छा क्वेश्चन में ये पूछा है तो आप दिमाग लगा सकते हो, अच्छा इसमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो आप बोले लास्ट लाइन में लिखा होता है, कभी कभी फर्स्ट लाइन में भी लिखा होता है। हाँ, ये एवरी टाइम लास्ट लाइन में नहीं लिखा होता है, कभी फर्स्ट लाइन में भी लिखा होता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मतलब सबसे पहले हमको ये देख लेना कि रिक्वायर्ड पार्ट क्या है, इसमें पूछा क्या है। वो अगर फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखा है तो उसको स्टार्टिंग में पढ़ लेना है, लास्ट में लिखा होता तो लास्ट में पढ़ लेना, ताकि जब ये पता चलेगा कि भाई हाँ पूछा क्या। जैसे मान लो सीएफएस का क्वेश्चन है, तो अगर उसमें सबसे पहले अगर लास्ट लाइन में देख ले कि भाई पूछा क्या, पूछा है प्रिपेयर कंसोल बैलेंस शीट, तो उसकी जो 8 स्टेप है वो फॉलो करना है। पूछा है प्रिपेयर कंसोल पीएनएल, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी तरह अमालगमेशन की क्वेश्चन की मैं बात करूं तो उनको ये देखना है कि लास्ट लाइन पढ़ लो कि भाई पूछा क्या है, किसके बुक्स में अकाउंटिंग करनी है, पर्चेसिंग कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग करनी है, वेंडर के बुक्स में अकाउंटिंग करनी है। तो अगर पर्चेसिंग कंपनी पूछा है तो उसके 5 स्टेप्स, वेंडर कंपनी पूछा है तो उसके 9 स्टेप्स। तो जैसे आप पढ़ लोगे ना कि पूछा क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, तो आपके माइंड में क्लियरिटी, अच्छा इस क्वेश्चन में ये करना है, क्लियर है। तो उस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले जो जो आप अच्छे से लिख पाओ वो करो। दूसरी बात, पूरा पेपर आपको ऑप्शन के साथ नहीं लिखना है फ्रेंड्स। क्या होता है, कितनी बार फ्रेंड्स क्या होता है, सारे स्टूडेंट्स पूरा पेपर लिख देते हैं ऑप्शन के साथ। अगर आपने ऑप्शन के साथ 120 मार्क का पेपर अगर लिख दिया तो ध्यान रहे, आपने जो फर्स्ट 100 मार्क का जो पेपर लिखा होगा वही आपका चेकिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन में लिखा होगा 20 मार्क का, जो आपने एक्स्ट्रा लिखा 100 मार्क्स कंप्लीट होने के बाद भी आपने एक्स्ट्रा लिखा, वो उसको चेक ही नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसलिए ये खास बात है, जो आप अच्छे से लिख पाते हो उसको पहले लिखो, जो कम अच्छे से लिखो उसको बाद में, क्योंकि ताकि जो फर्स्ट इंप्रेशन होती है ना फ्रेंड्स, वही आपकी लास्ट इंप्रेशन होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आपको पेपर लिखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी गुड एक्सप्लेन सर। यहाँ पे सर ने बहुत अच्छी सर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, पेपर राइटिंग स्ट्रैटेजी सारी डिस्कस की। हमारे साथ हमारे एक और फैकल्टी है आज हमसे हमारे साथ जुड़ेंगे, दैट इज शशि सर एंड ही इज फ्रॉम बॉम्बे एंड हमारे साथ अभी यहाँ पे फिजिकली ज्वाइन नहीं हो रहे, दैट्स व्हाई हम उनके साथ वर्चुअली वेबिनार थ्रू हम ऑनलाइन उनके साथ जुड़ रहे। वेलकम शशि सर एंड टू दिस मीटिंग। स्टूडेंट्स आपके पास सर जानना चाहेंगे कि एग्जाम के एक दिन पहले हमारी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, एक दिन पहले एग्जाम के एक दिन पहले हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। प्लीज सर थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। यस सर। वैसे गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सर जैसा कि अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा कि एग्जाम के एक दिन पहले क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, तो ऐसा एग्जाम के एक दिन पहले कोई प्रिपरेशन हमारा होता नहीं है। ये हमारा प्रिपरेशन हमने जो पिछले 6 महीने 1 साल से किया है, ये उसका एक समरी करना है हमें। मतलब मैं स्टूडेंट को ऑलवेज ऐसा कहता हूं कि अगर वो लास्ट डे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें कोई सम सॉल्व नहीं करना है,
उन्होंने थ्रू आउट द ईयर, जैसे अगर मान लो सर उन्होंने अमालगमेशन टॉपिक पढ़ाई किया है, या उन्होंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक पढ़ा है, या कोई भी उन्होंने टॉपिक स्टार्ट किया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, जब वो स्टडी करते हैं तो उनको हर एक टॉपिक का एक समरी बनाना चाहिए। उस समरी में हर एक क्वेश्चन में कौन से नए पॉइंट्स हैं, वो नए नए पॉइंट का लिस्ट एक पेज पर लिखते जाना चाहिए। और वो जो उन्होंने टोटल समरी बनाया होगा, लास्ट डे पर उन्हें बस वही समरी रिवाइज करके जाना है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑन अ लास्ट डे इतना सब कुछ पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर सर मैं आपसे बात करूं तो आप खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा सर, एग्जाम हम जब देकर आते हैं और नेक्स्ट डे ही एग्जाम का प्रेशर होता है, तो हार्डली 24 आवर्स, ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, पढ़ने का मिलता है। यस और नो सर? मैक्सिमम हो गया सर। तो हाँ यस सर, ये मैंने अगर फुल्ली यूटिलाइज किया तो उसमें भी अगर हमारे अच्छे पेपर नहीं गए पहले, तो हम उसमें ही ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। तो आप मानकर चलिए सर, हमारे पास बहुत मिनिमम टाइम रहता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसको हम अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं सर, कि अगर बच्चों को प्रिपेयर करना है तो ये टाइम है कि वो एक प्रॉपर टॉपिक वाइज समरी बनाए। अमालगमेशन का थियरी पहले अच्छे से, फिर उसके बाद हर एक क्वेश्चन में उन्हें कौन सा नया पॉइंट लग रहा है। मुझे और आपको जो नया पॉइंट लगता है वो नहीं होना चाहिए, उनका क्या ओपिनियन है, उनका क्या डाउट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को उन्हें लिखना चाहिए, उनका खुद का समरी उन्हें बनाना चाहिए, सो दैट लास्ट डे पर सिर्फ वो अपनी समरी वाली बुक रिवाइज करें। मैं उन्हें कभी नहीं ऐसा एडवाइस करूंगा कि आप सारे क्वेश्चंस को वापस गो थ्रू करो। सर अगर वो सारे क्वेश्चन गो थ्रू करने गए तो उनका एक टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा सर। परफेक्ट है सर। आप और इसकी प्रिपरेशन है, समरी नोट्स बनाने की प्रिपरेशन लास्ट डेट पे नहीं हो सकती, वो पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम दी यस डेफिनेटली स्टडी स्टार्ट किया है। यस सर, मतलब वो पूरे आपकी पूरे साल की एफर्ट्स है सर, वो पूरे साल की एफर्ट्स आपको वो लास्ट डे पर आपको यूज आएगी। एंड सर वन मोर क्वेश्चन, एक और स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे कि एग्जाम के अंदर जैसे पेपर देखते हैं तो नॉर्मली आपके हिसाब से कौन से ऑर्डर में कौन से चैप्टर्स को सिलेक्ट करना चाहिए, सो दैट ज्यादा एग्जाम के अंदर प्रेशर ना आए और पेपर अच्छे से जाए, स्मूथली जाए और मैक्सिमम मार्क्स कैचअप कर सके। ओके हाँ सर, ये एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा डाउट रहता है कि हम किस ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करें। तो एज सच ऐसा कोई स्टैंडर्ड ऑर्डर क्रिएट करना ही गलत है। इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, मतलब कौन से स्टूडेंट के लिए कौन सा फेवरेट टॉपिक है, उनके हिसाब से उनको आपके क्वेश्चन पेपर में देखना चाहिए वो फेवरेट टॉपिक से क्वेश्चन आया है या नहीं। लेकिन अगर आप सर मुझे ओवरऑल समरी की तरह बोलेंगे कि नहीं, अगर सर एक जनरलाइज करके दो कि हमें किस ऑर्डर में करना है, तो मैं ऑलवेज बच्चों को एडवाइस दूंगा कि आप पहले फॉर्मेट टॉपिक्स के सम सॉल्व कर लो, लाइक बैंकिंग कंपनी, लाइक लिक्विडेशन। बैंकिंग कंपनी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरा फॉर्मेट ही अलग है, मतलब नॉर्मल कंपनीज एक्ट के गाइडलाइंस को वहां पर फॉलो करना ही नहीं है, उसका पीएनएल, उसके बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही अलग है। तो उतने सारे बैलेंस शीट उनके माइंड में चलते रहते हैं नॉर्मल कंपनीज एक्ट वाले, तो वो बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट भूल जाते हैं। तो मैं उनको इसलिए कहता हूं कि आप बैंकिंग कंपनी पहले करो, क्योंकि आपके माइंड में बैंकिंग कंपनी का जो फॉर्मेट है वो फ्रेश होगा, आप जस्ट पढ़कर आए होगे एग्जाम में, पहले उसे सॉल्व कर दो। बराबर। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, अगर मैं बात करूं तो बाईबैक हो या अमालगमेशन हो या बाकी सारे टॉपिक्स है, तो उसका बैलेंस शीट कॉमन है, तो उसमें बच्चों को तो पहले से याद है ही, उसमें उनको इतना एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर बैलेंस शीट इज नोन टू देम फ्रॉम फाउंडेशन लेवल। प्रॉब्लम कहां पर आती है सर, बैंकिंग कंपनी में। तो मैं ऑलवेज बच्चों को एडवाइस दूंगा, आप सबसे पहला क्वेश्चन बैंकिंग कंपनी का करो, एक फॉर्मेट टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद लिक्विडेशन करो, वो भी एक फॉर्मेट है, लिक्विडेशन का फाइनल स्टेटमेंट कैसे बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाना है। ये दो फॉर्मेट टॉपिक खत्म हो गए तो अब आपको कुछ रटने वाली चीज नहीं सॉल्व करनी है। इसके बाद तो आपको नॉर्मल जर्नल एंट्री, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के हिसाब से आपको जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाना है। और लास्ट में आई विल एडवाइस कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करें, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं सर, वो बहुत कंफ्यूज्ड किए होते हैं। स्टार्टिंग में अगर बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चले जाएंगे तो एक डीमोटिवेशन जैसा हो जाता है कि यार उन्हें वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आ रहा है। तो आई विल एडवाइस देम कि फर्स्ट सॉल्व बैंकिंग कंपनी, देन लिक्विडेशन। और आपने डेफिनेटली बच्चे लोगों ने तो एक समरी बनाया ही होगा क्वेश्चन में कि कौन कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आया, फिर अकॉर्डिंग की उनका कौन सा बेस्ट टॉपिक है, पार्टनरशिप है या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो अपने ऑर्डर में कर सकते हैं।
परफेक्ट सर, ये मेरी तरफ से उनका एडवाइस होगा। परफेक्ट सर, very good, the sequence explained by sir, and thank you and welcome thank you everyone for joining the meeting, and thank you sir very much sir. Thank you sir, thank you so much. Thank you very much. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.